ठीक है। सो पहले यार अल्ट्रासाउंड का मुझे एक क्वेश्चन कराना है, वो मैं कंक्लूड कर लूँ और फिर इसके बाद सीटी स्कैन की वर्किंग करनी है। सो इंशाल्लाह वो भी साथ में हो जाएगी। सो एज ए सेड कि यार पहले मैं अल्ट्रासाउंड का एक एग्जांपल क्वेश्चन करा दूं। दिस इज पर्टेनिंग टू द थ्योरी व्हिच वी डिड इन द प्रीवियस क्लास। और फिर इसके बाद मुझे सीटी स्कैन कराना है, सो वो आज करा देता हूँ। फिर आफ्टर सीटी स्कैन मेडिकल फिजिक्स में सिर्फ एक क्लास का काम और रह जाएगा, विच विल बी एमआरआई। सो वो नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, सो पहले जरा अल्ट्रासाउंड वाला एक एग्जांपल रह गया था। द रीजन आई पर्टिकुलरली वांटेड टू डू दिस एग्जांपल इज बिकॉज आपके रीसेंट पेपर्स के अंदर इससे सिमिलर क्वेश्चंस बहुत आ रहे होते हैं। यार किसी पॉइंट पर अगर आपको लास्ट वाली क्लास की थ्योरी रिलेटेबल ना लगे ना, तो मुझे प्लीज बता देना, मैं दो तीन भी दफा रिपीट कर दूंगा। बट आई वांट यू गाइस टू केयरफुली अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज ये क्वेश्चन रीसेंट पेपर्स में एवरी ऑल्टरनेट ईयर पूछ रहे होते हैं। सो हर साल 2 साल के बाद इससे सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो ये जरा प्रॉपरली देख लीजिएगा। पहले आप रीड कर लो, मैं 2 to 3 मिनट्स के लिए रुकता हूँ ताकि आप सारी वर्डिंग्स देख लो। तो पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा और फिर मैं वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट, सो देखो यार क्वेश्चन में क्या गिवन है। सो अ पैरेलल बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड is incident normally on the surface of a layer of fat whose thickness is 1.1 centimeters. ठीक है, तो फैट की लेयर गिवन है, इसकी थिकनेस 1.1 है। अच्छा, अब फॉर द अल्ट्रासाउंड, अब ये जरा केयरफुली देखना। I1 is the intensity just after entering the surface of the fat layer. ठीक है, so I1 is the intensity as soon as it enters the fat layer. Okay, I2 is the intensity incident on the fat muscle boundary. So I2 is the amount which reaches the boundary. Then I3 is the intensity which is reflected from the boundary. ये थोड़ा confusing होता जाता है, इसलिए I want you to carefully pay attention towards the wording. So I1 was the amount which enters. I2 is the amount which strikes the boundary. I3 is the amount which reflects back from the boundary. And finally, I4 is the amount which is received back at the surface. ठीक है, तो आपको चारों टर्म्स I1, I2, I3 और I4 गिवन है। जरा इसकी आइडेंटिफिकेशन याद रखिएगा। और एज ए सेड, कोई पॉइंट अगर आपको प्रीवियस क्लास से मिस आउट हो गया हो या समझ नहीं आए, तो प्लीज साथ साथ पूछते जाइएगा ताकि मैं रिपीट भी कर दूं। सो कीपिंग इन माइंड I1, I2, I3 and I4. The question further goes on to say, some data for fat is given below. बेटा फैट के लिए आपको स्पेसिफिक अकोस्टिक इम्पिडेंस Z गिवन है, फिर आपको डेंसिटी ऑफ द मीडियम गिवन है, और फिर आपको म्यू की वैल्यू भी गिवन है. So all these details are provided to you for the fat layer. And in the first part it says, calculate the time interval. थोड़ा carefully हाँ statements को और से देखना. Calculate the time interval between a pulse of ultrasound initially entering the layer of fat and then returning back to the surface of the fat layer. The question is asking you कितना time लगेगा for the ultrasound to enter the layer of fat and then to return back to the surface of the fat layer. So मैं अगर highlighter use करके show करूँ ना, so the question is asking you, मैं pink से show कर रहा हूँ, आपको time calculate करना है for the pulse to go. तो ये जाने वाली pulse हो गई, and then for it to come back. ठीक है, जाकर वापस आने में कितना time लगेगा? That is what the question is asking you in the first part. अब keep in mind पहली चीज, आपका Z का फॉर्मूला था
ये हमने लास्ट क्लास में किया था, रो मल्टीप्लाइड बाय सी. रो वाज द डेंसिटी एंड सी वाज द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड. जो z की वैल्यू गिवन है ना 1.4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6, और डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 940. तो रोहेल भाई जरा देख कैलकुलेटर अगर करीब में हो तो, और पहले स्टेप में अप्लाइंग द फॉर्मूला should give you the answer for the speed of ultrasound. ये डेफिनेटली चाहिए होगी. I have a feeling the answer of the speed will turn out to be 1500. वो आई गेस कोई ना कोई मुझे चेक करके बता देगा. चेंज करना होगा ना तो मुझे सजेस्ट कर देना. तो स्पीड तो मैंने निकाल ली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ z. z इज इक्वल टू रो इंटू सी है. डेंसिटी गिवन था ना, c की वैल्यू आ जाएगी तो स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड तो आ जाएगा. ये जरा वैल्यू प्लीज चेक कर लेना. और एक्चुअली मुझे कैलकुलेट करना था टाइम कितना लगेगा. तो अब टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड. Now, since the question is asking us to calculate the time taken for the pulse of ultrasound initially entering and then returning back, तो distance आपको डबल करके लेना पड़ेगा ना. आपको डायग्राम पे वन वे डिस्टेंस गिवन है 1.1. Since the pulse is going and then returning back, so remember it should be 1.1. पहले convert it into meters, तो ये मैंने कर दिया. Then also remember to multiply it by 2 because the pulse needs to go and then the pulse needs to come back. Multiplied by 2 तक मेरा ख्याल है आप लोगों ने फॉलो कर लिया होगा. और इसको स्पीड से डिवाइड कर दो. So this will be the time it takes for the pulse to travel through fat, hit the boundary and then come back. तो जरा पहले मुझे फर्स्ट पार्ट का आंसर दे देना यार, कितना बनता है. So guys, if anybody has a calculator ना, 1.5. Thank you Rohil. Sorry यार. 1.5 times 10 to the power of minus 5. All right. ठीक है. अब सेकंड पार्ट को जरा केयरफुली देखना. अच्छा, before I read second part, I would once again want you to please quickly reread ये कि क्या क्या चीजें क्या है. तो ये जो रेड वाला बॉक्स मैंने बनाया है ना, जरा प्लीज इसको एक नजर फिर पढ़ लो, क्योंकि वो टर्म्स इतने मिलते जुलते हैं ना कि उसमें आप फिगर आउट करना मुश्किल हो जाएगा आपको जब तक मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाऊंगा. ठीक है. सो I1 was the intensity just after entering the surface of fat. I2, the intensity which is arriving at the boundary. I3, the intensity which is reflected from the boundary. And I4, the intensity which is received back at the surface. So I'm hoping वो आपको याद है. सेकेंड पार्ट ने पूछा है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ. देखिए किसका रेशियो पूछा है. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ I2 अपॉन I1. मैं दोबारा डायग्राम पे जाता हूँ, आप देख लीजिएगा. I2 अपॉन I1. जरा केयरफुली डायग्राम पे देखिएगा. I2 अपॉन I1. आई मेकिंग अ सर्कल अराउंड इट. आपको इन दोनों क्वांटिटीज का रेशियो निकालना है. So you know, if you allow me to use the term, I can say I1 is the incident intensity, क्योंकि मैंने नोट्स में पढ़ाते हुए यही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी. तो अगर आप भूल गए हो तो ये टर्म जरा दोबारा देख लीजिएगा. So I1, according to the wordings which we did in the previous class, I1 is the incident intensity. और I2 का नाम, again if in case if you have forgotten, इसका नाम मैंने रखा था, this is the transmitted intensity. और हमने इस रेशो का नाम नोट्स के अंदर ये रखा था, I अपॉन I नॉट, जिसका ये फॉर्मूला था. ठीक है. तो जरा इस बात को अप्रिशिएट कीजिएगा कि नोट्स के अंदर
हमने फॉर्मूले को ऐसे लिखा था आई अपॉन आई नॉट, शायद आपको याद भी आ जाए लुकिंग एट द फॉर्मूला, एंड द रिजल्ट वाज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस म्यू एक्स. So this is the exact same quantity which they are asking you. So have a look at the diagram and pay attention towards the statements which I have written. So I1 is the incident amount. I2 is the transmitted amount. Transmitted ka matlab hai the amount that is able to travel through 1.1 centimeters of fat. So I2 upon I1, what the question is asking us, I'm making a circle around that term. According to our notes, this quantity I2 upon I1 is the same as I upon I naught. In terms of wordings, if you want, you can write down the wording as follows: fraction transmitted. So if you guys are okay, तो मैंने जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है ना, मैं उस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ. आप जरा वर्किंग देख लीजिएगा. आई वुड नीड द वैल्यू ऑफ म्यू, मैं टिक लगाता जा रहा हूँ, 48, एंड आई वुड नीड द थिकनेस x, मैंने टिक लगा दिया 1.1. अब जरा वर्किंग करा दूं. So based on the formula, ठीक है. So do appreciate the way the examiner handles the question or the way the examiner asks the question. So terms थोड़े से confusing हो जाते हैं, है ना, because वो तो अलग अलग अल्फाबेट्स यूज करते हैं. आपके लिए जरूरी होता है कि आप रिलेट कर सको कि जो उन्होंने अल्फाबेट दिया है वर्सेस जो हमने नोट्स में किया है, कौन सा अल्फाबेट किस चीज के साथ आइडेंटिकल है. ठीक है. सो मैंने नोट्स वाला फॉर्मूला यूज किया है एंड दिस वाज द फॉर्म. म्यू की वैल्यू इज 48 and thickness was 1.1, but that was in centimeters. So 1.1 times 10 to the power of minus 2. और यार इसका आंसर आपके पास वर्कआउट करके आई गेस आ रहा होगा 0.4 समथिंग, 0.53. ठीक है. थैंक यू इब्राहिम भाई. नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट भी ट्रिकी है, तो मुझे शायद हो सकता है दोबारा ऊपर शिफ्ट करना पड़े. पहले आप जरा वर्डिंग्स पढ़ लो फॉर द लास्ट पार्ट, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ. पहले आप रीड कर लो. सो इट सेज जो I4 वाला अमाउंट है, I4 was the amount that was received back at the receiver. This I4 is 0.33% of the incident amount. So the wording is saying कि जो amount आपके पास receive back हो रहा है ना, I4, that is 0.33% of the incident amount I1. And on the basis of this, the question is asking us कि आपको रेशियो निकालना है I3 upon I2 का, है ना. नंबर्स कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि I1 I2 I3 I4 दिया इस तरीके से है ताकि आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाए. अब सबसे पहली चीज याद कीजिएगा कि ये जो I3 अपॉन I2 है, ये मेरे डायग्राम पे चेक करते हैं क्या चीज है. मैं फ्रेम को ऊपर ले जाता हूं, तो आप I3 अपॉन I2 को पहले देख लो. कैन यू रिकॉग्नाइज I3 अपॉन I2? इसका नाम हमने नोट्स में रखा था फ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री, और हमने नोट्स के अंदर इस क्वांटिटी का नाम रखा था IR अपॉन I. ठीक है. तो सबसे पहले इस बात को रिकॉग्नाइज करो, I3
upon I2, according to us, was fraction which gets reflected at the boundary. And in terms of numerical wordings, it was IR upon I. तो अगर आपने ये ब्लू वाले स्टेटमेंट को पहले तो फॉलो करना है, सो अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ. अब सिंस द क्वेश्चन सेज कि ओनली 0.33% is able to receive back at the receiver, use this information to calculate this ratio. सबसे पहले तो जो गिवन है ना I3 upon I2, according to us this function is IR upon I. ये हमें फाइंड करना है. अब लास्ट क्लास में याद कीजिएगा, मैंने वर्किंग आपको 3 स्टेप्स में लिख कर दी थी. अब आप यकीनन भूल गए होंगे कि मैं 3 स्टेप्स क्यों बोल रहा हूँ. मैं आपको दोबारा याद करा दूं कि मैंने 3 स्टेप्स क्यों बोले हैं. पहले एक ई वाला फंक्शन आता था, आखिर में दोबारा ई वाला फंक्शन आता था, और बीच में रिफ्लेक्शन वाला फंक्शन आता था. ये वर्किंग हमने प्रीवियस क्लास में करी थी. अब ज़ाहिर है ये चीज़ आपको याद जनरली नहीं रहती है, तो मैं आपको रिपीट करके बताता जाऊं कि ये तीनों चीज़ें मैंने क्यों लिखी हैं. बीच वाला जो पोर्शन है ना, इसको मैंने एक दफ़ा लिखा था, और इसकी रीजनिंग मैंने ये दी थी कि रिफ्लेक्शन अकर्स ओनली वंस. ये वो क्वांटिटी है जो हमें फाइंड आउट करनी है. और जिन क्वांटिटीज को मैं ब्लू वाले एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैंने 2 दफा लिखा था, क्योंकि इसकी रीजनिंग मैंने दी थी कि attenuation occurs twice, once as it goes into the medium and then again as it returns back in the opposite direction. तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन एक दफा होती थी, तो आई आर अपॉन आई वाली क्वांटिटी इज ओनली रिटन वंस. अटेन्युएशन 2 दफा होती थी, सो इसीलिए ई टू द पावर वाली क्वांटिटी को 2 दफा लिखा है. तो द क्वेश्चन इज सेइंग कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है, दैट रिजल्ट इज 0.33%, and you are expected to find the quantity IR upon I. कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो लॉन्ग एज के आपको सिंबल समझ में आ जाए ना, तो फिर वर्किंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट, एंड आई टेल यू व्हाई. तो जो फाइंड करना है ना, वो मैंने मिडिल में लिखा है. और जो बाकी क्वांटिटीज में इरेज कर रहा हूँ ना, इनके आंसर्स नोट कीजिएगा. मैंने प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट किए हैं. जो आंसर मुझे इब्राहिम ने दिया था, विच वॉज 0.56. तो पहले एक दफा 0.56 आएगा, बिकॉज सॉरी 0.53. तो पहले एक दफा 0.53 आएगा, बिकॉज दैट इज द इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड. फिर इसके बाद आई आर अपॉन आई आएगा, विच इज द फ्रैक्शन विच गेट्स रिफ्लेक्टेड, जो फाइंड करना है. फिर इसके बाद दोबारा से 0.53 आएगा. वाई? बिकॉज इट रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड. सो अटेन्युएशन 2 दफा होती है, तो 0.53 का नंबर 2 दफा आएगा. रिफ्लेक्शन एक दफा होती है, सो आई आर अपॉन आई एक दफा आएगा. एंड द क्वांटिटी टू बी फाउंड आउट, आई आर अपॉन आई, according to this question, they have referred to this quantity by the term I3 upon I2. Okay, so first quantity और last quantity पता है. So first quantity, this is the fraction which is transmitted. टिक लगा रहा हूँ. Then after striking the boundary, it gets reflected. वो reflection वाला amount find करना है. Then again, it returns back into the same medium. So एक और दफा 0.53 आएगा. And the final answer given to you is 0.33%. So अगर आपको लास्ट क्लासेस से थोड़ा बहुत याद रहा हो, तो वो रिजल्ट मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है. तो पहले बिफोर आई कंटिन्यू सॉल्विंग, आप लोग जरा या तो मुझे ओके कर लें, या मुझे बता दें मुझे कौन से वाले नंबर को दोबारा एक्सप्लेन करना है. क्विकली हाँ गाइस. तो मुझे याद है कि आप में से काफी लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन जिनको याद होगा दे कैन रिलेट टू द वर्डिंग्स जो मैंने बताई है ना. मैं वापस बोल रहा हूँ, स्टेप वाइज सोचिएगा.
पहले मीडियम के थ्रू ट्रांसमिशन होगी, सो दैट इज वेयर 0.53 कम्स इन. फिर आफ्टर हिटिंग द बाउंड्री इट गेट्स रिफ्लेक्टेड. That is where IR upon I comes in, or I3 upon I2 comes in. And then it travels back in the opposite direction through the same medium. So once again, 0.53 comes in. And the question said, your receive hone wala amount is only 0.33%. So I made my entire function equal to 0.33%. अब sort out करते हैं. Guys, जरा बाकी लोग भी please देख लो. You guys are on board with me till this point. फिर मैं CT scan start करा दूँ. तो ये मुझे question कराना था. ये नॉर्मली स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है इन टर्म्स ऑफ कि वो सिंबल्स के अंदर कंफ्यूज हो रहे होते हैं. तो गाइस कोई स्टेटमेंट मुझे रिपीट करना है तो प्लीज देख लो, अदरवाइज फिर मैं सीटी स्कैन स्टार्ट कर दूंगा और तब तक जरा इसकी कैलकुलेशन कर लो. तो जो रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है वो यहाँ से आ जाएगा. कुछ आ जाए रिजल्ट तो इब्राहिम मुझे बता देना या रोहेल मुझे बता देना. यार मुझे किसी और को असिस्ट करना है, अब्दुल्ला को या अहमद को या और किसी को, तो प्लीज डू लेट मी नो. किसी नंबर की रेपिटेशन अगर मुझे करनी हो तो प्लीज बता दो. ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग कि इट्स क्लियर टिल नाउ. ये आंसर आ जाए ना और फिर मैं सीटी स्कैन की वर्किंग करा दूं. तो यार जरा कैलकुलेट प्लीज कर लेना. देखते हैं यार कितना बनता है. मुझे ये तो पता है 10 आएगा और पावर में कुछ आएगा, तो मैंने लिख लिया है. बाकी न्यूमेरिकल नंबर आप लोग जरा देख लो. और 10 का पावर नहीं आ रहा हो तो भी बता दो गाइस जरा क्विकली प्लीज. कहाँ रह गए कैलकुलेटर वाले भाई? हाँ रोहिल भाई किधर है? 0.012. चलिए 10 को रिमूव कर देता हूँ. थैंक यू हमजा यार. ठीक है. तो वी आर डन विद द वर्किंग ऑफ अल्ट्रासाउंड. सो लास्ट क्लास में हमने ए स्कैन वगैरह सब कुछ कर लिया था. अल्ट्रासाउंड सबसे ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस. फिर सेकंड नंबर पे एक्सरेज आते हैं. अब वर्किंग करनी है सीटी स्कैन की. सो पहले एक बेसिक बैकग्राउंड दे दूं. द टर्म सीटी stands for computer tomography. As the name implies, इसमें ज्यादा समझाने का नहीं है. एंड द रीजन फॉर कि इसमें कोई कैलकुलेशंस भी नहीं आती है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन इसमें आती है. और वो अजीब सी कैलकुलेशन होती है. एंड आई टेल यू व्हाई अजीब सी होती है. So as the name implies, basically the entire working is done by the processing unit, that is the computer. इसमें CIs के पास कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं होता ऑफ सेटिंग अप अ क्वेश्चन. सो किस तरह का क्वेश्चन आता है ना, मुझे उसका एक बैकग्राउंड आपको देना है. सो वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट भी हो जाएगा पूरा. सो एज आई सेड द टर्म सीटी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर टोमोग्राफी. तो इसके अंदर क्या होता है ना, मैं उसके स्टेटमेंट्स आपको दिखा दूं पहले. सो आई शिफ्ट ऑन टू द नेक्स्ट पेज और आप लोग पहले स्टेटमेंट्स देख लेना. ऑल राइट. ठीक है. सो सीटी स्कैन दैट इज कंप्यूटर टोमोग्राफी. इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ. आई थिंक इस साइज पे आप भी रीड कर सकेंगे. सो व्हाट इज सीटी स्कैन? पहले वो देख लो, मैं जरा रेलेवेंट टर्म्स को हाईलाइट कर दूंगा. तो कंप्यूटर टोमोग्राफी makes use of ionizing radiation, that is conventional X-rays. Basically, think of computer tomography, CT scan, to be a principle which is very, very similar to X-rays.
just an advanced form of X-rays, if you may want to call it, to obtain images. Full stop. A standard X-ray is a flat image. Wordings को carefully note करना. That is, it does not give any impressions about the depths. Hence, whether an organ is near to the skin or deep within the body is not apparent. तो सबसे पहले आपको कन्वेंशनल एक्सरे का डिसएडवांटेज लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड एक्सरे इमेज इज अ फ्लैट इमेज, so it does not give any impression about the depths. Hence there is no way of determining whether an organ is going to be near to the skin or is it going to be embedded deep within the body. So ये एक प्रॉब्लम अराइज करता है आपके रेगुलर एक्सरेज के साथ कि आपको कोई डेप्थ का इंप्रेशन नहीं मिल रहा होता. इट्स अ फ्लैट इमेज, इट्स अ 2D image. One possible solution to this problem is to make use of a beam to take multiple scans from a variety of different angles. For this to happen, a rotating X-ray beam is used. Full stop. So now you can understand CT scan versus regular X-ray में क्या फर्क है. The beam and the detector are both made to rotate in the same direction with the same speed. So basically, the only difference between a conventional X-ray and a CT scan is that even CT scan makes use of regular X-rays with one difference. And that difference is ये रेगुलर एक्सरेज के अंदर आपकी एक्सरे की मशीन एक फिक्स पोजीशन पे होती है और जो डिटेक्टर या स्कैनर होता है वो भी एक फिक्स पोजीशन में होता है. कॉन्सिक्वेंटली एक 2 डायमेंशनल फ्लैट इमेज बनता है. उसके अंदर आपको डेप्थ का कोई इंप्रेशन नहीं मिल रहा होता. तो आपके लिए जस्टिफाई करना कि एग्जैक्टली विच ऑर्गन इज क्लोजर टू द स्किन वर्सेस विच ऑर्गन इज एम्बेडेड डीप विद इन द बॉडी पॉसिबल नहीं होता. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, सीटी स्कैन के अंदर हम एक एडवांस्ड वर्जन इस तरह से यूज करते हैं कि हम फिक्स्ड एक्सरे बीम के बजाय एक्सरे बीम को रोटेट करते हैं अराउंड द पेशेंट्स बॉडी. सो मूविंग एक्सरे बीम होती है. वो एक्सरे की बीम भी रोटेट करती है और जो स्कैनर होता है वो भी ह्यूमन बॉडी के अराउंड रोटेट करता है. इंटेंशन ये होता है कि हम बीम को रोटेट करके सिंगल इमेज के बजाय मल्टीपल इमेजेस ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एंगल्स. ठीक है. सो हेंस द वर्डिंग सेज one possible solution to this problem is to make use of a beam to take multiple scans from a variety of different angles. For this to happen, a rotating X-ray beam is used. The beam and the detector are both made to rotate in the same sense, that is, in the same direction, with the same speed. It is a rather difficult process which makes use of algorithms built in the computer. The पूरा computerized mechanism होता है, after which the final image is constructed as a 3D image. जितना मैंने अब तक रीड किया है ना, everything which I've read so far should be written if the question asks you, write down the principle of CT scan. ये पूरा पैराग्राफ आपका comes under the heading of usually 4 marks का होता है, write down the principle of CT scan. अच्छा, अब जो मैं आगे रीड करूंगा ना, that should come under the heading if the question asks you, write down the procedure of CT scan. So let me continue reading. इसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर दूंगा. This procedure involved is as follows. So procedure में क्या क्या लिखा जाता है. ये यूजली 4 मार्क्स का होता है प्रोसीजर भी. इसमें 4 पॉइंट्स हैं. जरा वर्डिंग्स देखिएगा. फर्स्ट पॉइंट, CT scan takes many images
of a slice. A slice refers to मेडिसिन की फील्ड में स्लाइस refers to a small section inside a human body. ठीक है, तो अगर आप किसी भी ऑर्गन या टिश्यू का एक छोटा सेक्शन ऑब्जर्व करते हैं, that is referred to by the term slice. So पहला step, the CT scan takes many images of a slice from a variety of different angles. Second step, this builds up an image of a slice through the body. ठीक है, तो पहला स्टेप बोल रहा है कि आप रोटेटिंग बीम यूज करके एक स्लाइस के मल्टीपल इमेजेस स्कैन करोगे फ्रॉम वेराइटी ऑफ डिफरेंट एंगल्स. सेकेंड स्टेप कह रहा है कि आप इन सारे के सारे इमेजेस को कंबाइन करके सबसे पहले इमेज ऑफ अ स्लाइस ऑब्टेन करोगे. लेट मी रिपीट माई सेल्फ. स्लाइस रिफर्स टू अ स्मॉल सेक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. तो पहले बीम आपकी रोटेट करती है अराउंड अ स्लाइस so that many images can be taken of that slice from a variety of different angles. उन सारे के सारे images को कंप्यूटर सुपर इम्पोज करता है और आपके पास एक सिंगल स्लाइस का इमेज बन जाता है. दैट इज स्टेप नंबर 2. अब मूविंग ऑन, थर्ड स्टेप, series of images of various slices is made so that the superposition of these can allow a build-up of a 3D image. तो जिस तरह एक स्लाइस का इमेज लिया, इसी तरीके से मल्टीपल स्लाइसेस के इमेजेस निकालकर आपका कंप्यूटर उन सारी की सारी स्लाइसेस को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करके आपका पूरा का पूरा मॉडल जनरेट करता है ऑफ द ऑर्गन और द टिश्यू अंडर ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ अ 3D इमेज. ठीक है, तो पहला स्टेप, सिंगल स्लाइस के अराउंड आपकी बीम रोटेट करके उसके मल्टीपल इमेजेस लेगी. सेकेंड स्टेप, उन सारे के सारे इमेजेस को कंबाइन करके एक स्लाइस का कंप्लीट इमेज कंस्ट्रक्ट करेगी. थर्ड स्टेप, the procedure will get repeated for multiple slices, and then all of those individual slices will add on together, thereby generating a 3D image. And point number 4, this image can be either observed on a monitor screen, and if needed, it can be rotated through a variety of different angles, also on the computer monitor screen. This is how a 3D image of an organ or a tissue can be obtained using the principle of a CT scan. ठीक है, तो मैं ये चारों पॉइंट्स दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज आपको याद ही हो जाएंगे इस तरीके से. तो पहला पॉइंट, सिंगल स्लाइस के अराउंड बीम रोटेट करके उस एक इंडिविजुअल स्लाइस के मल्टीपल इमेजेस कास्ट करेगी फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एंगल्स. सेकेंड स्टेप, कंप्यूटर उन सारे इंडिविजुअल इमेजेस को सुपर इम्पोज करेगा, एडअप करेगा और आपका एक सिंगल स्लाइस का इमेज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. थर्ड स्टेप, the procedure will get repeated for various different slices, and eventually the superposition of all of those individual slices will result in the formation of a 3D model or a 3D image. Last step, this model or image can be observed either on the monitor screen or if needed, it can be rotated through a variety of different angles ताकि आप monitor screen पर उसको different angles से view कर सको. अब तक मेरी बातें समझ में आ गई है? तो जो ब्लू हाईलाइट मैंने किया है जरा ओके प्लीज करते जाइएगा. दिस ब्लू हाईलाइट इफ द क्वेश्चन आस्क्स यू फॉर द प्रोसीजर. अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है ना, इसको हमने थोड़ा सा डिटेल में आज डिस्कस करना है. तो अब फाइनल स्टेटमेंट पे मूव कर रहा हूँ. अच्छा यार, मैं जब अपलोड करूंगा ना तो प्लीज, ये तो काफी हॉरिबल लग रहा है मुझे देखते हुए, रीड करते हुए. सो मैं ये तो सारा कुछ मिटा दूंगा, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. ये प्रिंसिपल में क्या वर्डिंग लिखनी है और प्रोसीजर में क्या वर्डिंग लिखनी है. जब मैं अपलोड करूंगा तो ये सारी वर्डिंग्स तो मिट चुकी होंगी ना. सो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो. मैं एक मोमेंट के लिए रुकता हूँ और फिर इसके बाद आई मूव ऑन टू द एडवांटेजेस. थैंक यू उमर.
उमर ने स्पेल चेक का काम कर दिया, मैंने चेंज कर दिया उमर भाई। अच्छा, सो अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस? सो यार यूजली बस दो एडवांटेजेस कोई भी लर्न कर लीजिएगा, मैंने वैसे चार लिखे हैं। फर्स्ट एडवांटेज, a CT scan can be done relatively quickly compared to an MRI. So MRI तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. So a CT scan can be done relatively quickly compared to an MRI. Second point, it is particularly used to determine the precise location of head injuries following a traffic accident. So less time consuming होता है as compared to MRI, and head injuries के वो locate करने के लिए frequently use किया जाता है. Third advantage, ब्रेन ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं. लास्ट एडवांटेज, इट प्रोवाइड्स गुड कॉन्ट्रास्ट फॉर एब्डोमिनल रीजन्स and is also very suitable to generate contrast involving bony structures. Abdominal region में अच्छा contrast generate करता है, bones के लिए अच्छा contrast देता है. That is the fourth advantage. कोई दो learn कर लेना. ठीक है, अब the question does arise कि ये पूरा principle बीम के रोटेट होने का और अलग अलग जगह से इमेज बनने का और सारे इमेजेस का सुपर इम्पोज होकर कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होने का, ये सारे ड्रामे कैसे होते हैं. तो ये तीन चीजें कि बीम रोटेट करते करते इमेजेस कैसे कास्ट करेगी, इमेजेस कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे स्टोर होंगे, इमेजेस कंप्यूटर के अंदर सुपर इम्पोज कैसे होंगे और फाइनल इमेज कैसे प्रोड्यूस होगा ना, उसका पूरा वर्किंग मैकेनिज्म नेक्स्ट पेज पे गिवन है. मैं शिफ्ट करता हूँ. अब इसमें काफी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये जो कहानी हम कर रहे हैं इसका एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा. तो बिफोर आई कंक्लूड विद टुडेस क्लास ना, मैं आपको इस चीज की भी रेलेवेंस बता दूंगा कि एग्जामिनर इसका क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है. तो पहले आप देख लीजिएगा कि ये प्रोसीजर के स्टेप्स क्या क्या हैं. तो एज एज स्टेप वन, इस वक्त जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये मैंने आपको एक मॉडल के तौर पे समझाने की कोशिश यहाँ पर करी है कि आपके पास सीटी स्कैन के अंदर जो रोटेटिंग बीम है वो कैसे ऑपरेट करेगी, स्कैनर इमेज कैसे ऑपरेट करेगा, स्कैनर कौन सी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को सेंड करेगा और कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करेगा और स्टोर करेगा और किस तरीके से इमेजेस को सुपर इम्पोज करेगा. ये सारा काम अभी मुझे एक्सप्लेन करना है. नवाल ने लिखा हुआ है, कैन यू गो डाउन द प्रीवियस वन अगेन. जी नवाल, एक सेकेंड ना. हो जाए ना नवाल, तो मुझे जरा बता देना प्लीज. मेरी स्क्रीन पर माय माइक अपीयर्स टू बी म्यूटेड, लेकिन आई गेस आवाज आ रही है ना तुम लोगों को. ऑलराइट जी, शी इज डन. परफेक्ट. अब देखते हैं यार कि ये पूरा प्रिंसिपल कैसे होगा. अच्छा, इसका क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है. तो अभी देखने में ये बहुत खौफनाक चीज लगेगी और नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए आप बोलोगे सर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं. पर जिस तरह का क्वेश्चन आता है उसको देखकर फिर आपको रिकग्निशन हो जाएगी कि क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है इसका. एंड देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट दे आस्क यू रिगार्डिंग दिस वर्किंग. सो अब किस तरह से ये पूरा का पूरा ऑपरेशनल वर्किंग कैसे होगी ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ. अच्छा, अब आप वर्डिंग्स मत पढ़िएगा, इसकी वर्डिंग्स की कोई रेलेवेंस नहीं है. मैं आपको खुद ही जो रेलेवेंट चीजें हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो फिगर 2.8 जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ सेक्शन और अ स्लाइस थ्रू द ह्यूमन बॉडी जिसका इमेज मुझे ऑब्टेन करना है. नाउ दिस स्लाइस इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट सेक्शंस. मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए सेक्शंस के अलग अलग नंबर्स लिख दिए हैं.
So, एक जगह 4 कर दिया, एक जगह 1 कर दिया है, एक जगह 2 कर दिया, एक जगह 7 कर दिया है, ताकि जजमेंट हो जाए. So these four sections are also called four voxels. ठीक है, so voxel refers to each individual section. तो पहली चीज मैंने बोली है कि ह्यूमन बॉडी के थ्रू जो स्लाइस है जिसका इमेज मुझे कैप्चर करना है, that slice is shown in figure 2.8. Next मैंने बोला है कि the slice in this case is believed to be constructed out of four sections or four voxels, and these numbers written are sometimes called pixel intensities. ये सारी कंप्यूटर्स की लैंग्वेज यूज होती है because as the name implies, CT scan, it's all about the working of the computers. Okay, so each individual section is known as a voxel, and the intensity number written on each voxel is known as pixel intensity. Okay, so the section of the human body is known as slice. Slice के अंदर जो मैंने partitions बनाए हैं चार अलग अलग, these partitions are either called sections or they are called voxels. And the numbers written on each of these voxels, that number is known as pixel intensity. So अगर हो सके ना तो ये नाम जरा याद रख लेना. But in a while you will see question इसका बहुत simple आता है. अच्छा, अब ये जरा numbers याद रख लो. 4, 1, 2, 7. So just keep repeating this number in your mind. 4127, 4127. I'll tell you कि मैं क्यों आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ. 4 top left, 1 top right, 2 bottom left, 7 bottom right. अब पहला step. You can see the X-ray beam coming in from 0 degrees. Okay, so the X-ray beam is striking the slice. The X-ray beam is coming from left towards the right. You can also see the detector. अब detector पे जो image scan होकर आएगा ना, वो इन numbers की addition से obtain हो जाएगा. So 4 plus 1 will give you 5. Just bear with me for the next 10 minutes. And 2 plus 7 will give you 9. So the first reading observed on the detector will be 5 and 9, the addition of the numbers, the addition of the pixel intensities, 5 and 9. This 5 and 9 will be provided at the computer, and the computer will store this inside its memory as follows: 5599. अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा इस वक्त आपको, सही? So let me repeat myself. So the first beam of X-ray comes in from an angle of 0 degrees. The detector records a value of 4 plus 1, 5, and 2 plus 7, 9, 5 and 9. The detector sends this number 5 and 9 to the computer, and the computer stores this in the form of an image. This is the first image of the computer, 5599. ठीक है, अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा. Let's proceed on कि अब आगे क्या होगा. Keep in mind the first image. Next, थोड़ा सा scroll down कर रहा हूँ. And then I'll tell you examiner क्या पूछेगा इसमें. The beam then rotates. So in the second diagram, you can see the beam has rotated through an angle of 45 degrees. Now the detector is going to record the following numbers. 1, numbers देख लो कैसे मैं present कर रहा हूँ. 11, I'm just adding down the numbers. And 2. This result of 1, 11, and 2 will again be fed to the computer, and the computer will add up this image with its previous image to generate the second image. अब जो मैं second image के लिए numbers लिख रहा हूँ, आप देखते जाएं जरा numbers और कोशिश करें numbers को देख के खुद understand करने की. Just bear with me for another 5 minutes. अभी surely आपको अजीब ही लग रहा होगा. ठीक है, तो अब तक जरा first image तक और second image तक पहुंच जाओ.
दोबारा से नंबर्स को जरा एक नजर देख लो. So I'm just holding for 10 or 15 seconds. और आप लोग जरा फर्स्ट इमेज और सेकंड वाले इमेज को देखो. So अब तक what is happening is the beam is rotating, the scanner or the detector is recording, the scanner sends its recorded image to the computer, and the computer adds up the image sent by the scanner with its previous image to generate a new image. वापस बोलता हूँ. The beam is rotating, the scanner or the detector records the image, sends the image to the computer, and the computer superimposes that image or adds up that image with its previous image to generate a new image. So अब तक second image हो गया है, and the beam has gone through a rotation of 45. अब थोड़ा सा और आगे. Now the beam has further rotated. So now the beam is at 90 degrees at the top. The scanner or the detector is at the bottom. अब मैं numbers लिख रहा हूँ, जरा check करें if you guys are okay with the numbers. Can anybody make any suggestions for the detector के क्या numbers लिख रहा हूँ? जरा check कीजिएगा. जी, ठीक है. अब डिटेक्टर ये 6 और 8 को कंप्यूटर को सेंड करेगा और कंप्यूटर इस नंबर को अपने सेकंड वाले इमेज के साथ सुपर इम्पोज करेगा. सो आई एम कॉपिंग दिस फ्रॉम द टॉप, एंड इफ एनीबडी कैन ऐड देम अप फॉर मी, मेंटली कर लो सिर्फ चेक करने के लिए, जस्ट सो दैट यू नो कि हम लोग सेम ट्रैक पर हैं. दिस बिकम्स द थर्ड इमेज. ठीक है, अभी तक कोई सर कोई पैर नहीं है, एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड. सही है, अभी तक एवरीथिंग इज आउट इन द एयर. लेट्स मूव फर्दर. So after 90 degrees, the beam has rotated further. So now the beam is at 135. So पहले 0 degrees था, फिर 45 आया था, just so that you know, फिर 90 आया था, अब 135 आया है. चले जी, स्कैनर पे देखते हैं क्या रीडिंग आएगी. आपको भी सजेशन करना है तो बिल्कुल कर दीजिएगा, वरना मेरे नंबर्स को बस देख लीजिएगा. हाँ जी, उमर ने 4 3 एंड 7 लिखा था, फेयर इनफ. अब डिटेक्टर की ये जो रीडिंग है 437, ये कंप्यूटर को सेंड करेगा. वो कंप्यूटर अपने प्रीवियस वाले इमेज के साथ इसको सुपर इम्पोज करेगा, और जो फाइनल आंसर मेरे पास आएगा फॉर द टाइम बीइंग, वो जरा चेक कर लीजिएगा. ठीक है, सो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया. अच्छा, नाउ इफ आई आस्क यू टू प्रिडिक्ट कि अब आपकी बीम नेक्स्ट किस एंगल पे आके इमेज कंस्ट्रक्ट करेगी. सो कोई सीक्वेंस या पैटर्न अगर आपने फॉलो किया हुआ हो, तो अब किस एंगल पर आपकी बीम आ जाएगी. सो पहले इट वाज 0, देन 45, अरीज ने सही लिखा है, देन 90, देन 135. सो अरीज इज राइट कि अब 180 पर आ जाएगी. बट वुडंट यू ऑल्सो अग्री कि 180 पर आने का मतलब है कि द इमेज इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट सेम इमेज जो 0 डिग्रीज पर आ रहा था. सो बेसिकली वी शुड बी अग्रीइंग म्यूचुअली विद दिस स्टेटमेंट कि 180 डिग्रीज पर जाकर द स्कैनर विल रियलाइज कि अब डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगी. द सेम इमेज विल नाउ स्टार्ट टू रीकास्ट इटसेल्फ. डुप्लीकेशन हो जाएगी because 180 will produce the same image
जो जीरो प्रोड्यूस कर रहा था बट फ्रॉम द अदर साइड. सो द मोमेंट स्कैनर रिकग्नाइज करता है ना कि डुप्लीकेशन होना शुरू हो गई है, तो फिर इमेजेस आना बंद हो जाते हैं. तो बस 135 के बाद अगला वाला सो कॉल्ड 180 मेरे काम का नहीं है, बिकॉज 180 का इमेज 0 डिग्रीज वाले के साथ डुप्लीकेट हो जाएगा. सो दिस इज इट. जो सबसे आखिरी, सबसे बॉटम पर आपको फोर्थ इमेज नजर आ रहा है, फिलहाल कंप्यूटर के पास ये लास्ट इमेज इज गोइंग टू बी द फोर्थ इमेज, है ना. अब द मेन क्वेश्चन, एग्जामिनर इसमें से क्या पूछेगा? नंबर्स की एडिशन करवाने का तो कोई फायदा नहीं है. तो मैंने आपको कुछ याद करने के लिए कहा था. मैंने कहा था एक नंबर याद रखिएगा. जिसको याद रह गया हो वो बिल्कुल, वो मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था. तो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा? एग्जामिनर ये करेगा कि वो आपको ये फाइनल इमेज प्रोवाइड कर देगा. ऊपर की कोई डिटेलिंग नहीं गिवन होगी. The examiner will just give you the final image, the fourth image, and he will ask you, पूरा लिख देता हूँ. ठीक है. तो अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आता है? So the final image, the one that you are seeing as figure 2.13 will be given to you, and you will be asked to find, if you allow me to use the terms, to find the pixel intensities. Pixel intensities just means numbers. To find the pixel intensities of the original slice. So basically, the examiner will give you the result which I'm highlighting with the pink colored marker, and he will ask you कि अब आपको backtrack करना है. बहुत simple है. तो आपने backtrack करके जो original वाली slice थी ना, उस number पे arrive करना है. So I'm referring to the number 4, 1, 2, 7. That's the only question that they ask. So they give you the final image and they ask you to go backwards, track it backwards with the intention of arriving at the pixel intensities of the original slice. So they'll ask you to arrive at the number 4127. Now, in case if you're wondering कि सर backtrack करके कैसे arrive करेंगे, तो उसके 2 steps हैं और बहुत simple steps हैं. तो step 1 है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ. Subtract background reading. अब पहला क्वेश्चन आप पूछोगे बैकग्राउंड रीडिंग क्या है, तो उसका भी आंसर दे देते हैं. So what is background reading? So let me go back right at the top to explain you what is background reading. So backtracking कैसे करनी है ना? First step, subtract the background reading. So let me go to the top. Now what is background reading? To understand that, मैं कुछ numbers highlight कर रहा हूँ. तो जो first detector पे reading आई थी ना, मैं उसको highlight कर रहा हूँ. 5, 9. Add them up. What will you get? 5 plus 9, 14. Keep that in mind. So the detector की जो reading आ रही थी, first reading 5 and 9 adds up to give you 14. Keep that in mind. Let's see, detector की second reading क्या आ रही थी? 1, 11, 2. Add them up. Again 14. Okay. Detector की third reading क्या आ रही थी? 6 and 8. Add them up. Still 14. Detector की fourth reading क्या आ रही थी? 4, 3, 7.
add them up, still 14. So basically the addition of all the pixels on the detector constant value is called background reading. वापस कह रहा हूँ, the addition of the pixel intensities observed on the detector always yields a constant value, 14 in my case, and this constant value is called background reading. So detector पर आने वाले numbers की या pixels की intensities को अगर आप add up करोगे, तो each time you end up getting a constant number, in this case 14, that accounts for background value. मैंने जो statement लिखा था, subtract background reading from your final image. In this case, it's 14 ना, तो लिख देता हूँ. आप जरा subtraction करो और देखो कि आपके पास subtraction करके क्या result आएगा. So start subtracting 14 from each number. जरा मुझे suggestion भी दे देना क्या बनता है. 26 minus 14, I believe should be कितना 12. Top left हो गया. अच्छा, top right 17 minus 14 3. Bottom left 20 minus 14 6. Bottom right 35 minus 14 21. तो ये पहला स्टेप हो गया. ठीक है. सेकेंड स्टेप, simplify your values, simplify your numbers. By reducing it into its lowest terms. Let's reduce it into its lowest terms to see what will I end up getting. मैथ्स में करते थे ना क्लास 5 6 के अंदर. Reduce it down to its lowest terms. So this can be done by dividing each number by 3. Just help me out. और देखो क्या numbers आएंगे. And if you notice, you would realize वही numbers आएंगे जो आपके original वाले numbers जो first diagram में थे, जो मैंने आपको कहा था learn करना. Check कीजिएगा, वही आ जाएंगे. So 12 will become 4, 3 becomes 1. ठीक है. सब एग्जाम में क्या पूछते हैं, ऊपर की सारी वर्किंग बकवास है. एग्जाम में all you need to remember is how the algorithm of the computer is working so as to generate the original pixels for you. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नजर आ रहा है बस वो आपको याद रखना है कि द फाइनल इमेज. अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है. They will give you the final image. They will give you the background reading. So you need to subtract the background reading, and then you need to simplify your answer by reducing it down to its lowest terms. And this will give you the original image of the slice. ठीक है. तो अब जरा एक नजर देखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है. मैं इसके पेज को शिफ्ट करता हूँ ताकि आपको नजर आ सके कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस वो किस तरह का देते हैं. परफेक्ट. अब जो किया है ना उसको अप्लाई करते हैं. एग्जाम्पल 1 देखो. नाउ कैन यू सी द फर्स्ट डायग्राम दैट इज गिवन टू यू, फिगर 10.1, इसके नंबर्स मिसिंग है. सो ओरिजिनल वाले सारे के सारे नंबर्स आर काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क फॉर यू. ये सब मिसिंग है. अच्छा, मैं पूरा रीड भी नहीं कर रहा बिकॉज लिटरली यकीन करें क्वेश्चन रीड करने की भी जरूरत नहीं है. हर दफा एक ही चीज पूछते हैं. इतना स्टीरियोटाइप क्वेश्चन होता है, आप रीड किए बगैर ही आंसर पे अराइव कर सकते हैं. सो द ओरिजिनल 10.1 वाले फिगर के सारे नंबर्स मिसिंग है.
फाइनल इमेज आपको दिया हुआ है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं। फाइनल इमेज के साथ साथ आपको बैकग्राउंड वैल्यू भी दी हुई है, उसको भी मैं सर्कल कर रहा हूं। पहले आप जरा देख लें कि जो फाइनल इमेज है उसको मैंने सर्कल कर दिया है। डिटेक्टर की जो रीडिंग का टोटल आ रहा था 16, उसको मैंने सर्कल कर दिया है। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बैकग्राउंड रीडिंग। स्टेट इसलिए लिखा है बिकॉज जो वैल्यू दी है बस वही लिख देनी है, सो जस्ट राइट 16। और सेकंड पार्ट में लिखा है कि अब आपको फिगर 10.1 पर पिक्सेल्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सो दिस इज योर फिगर 10.1, और कैलकुलेट करने के लिए वही करो जो अभी समझाया था। सो पहला काम, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करो। 16 को सब्ट्रैक्ट करना शुरू करो। मैं दोनों स्टेप्स लिख दूंगा। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 16, मुझे यार इसमें थोड़ी सी तुम लोगों से असिस्टेंस चाहिए होगी। सो टॉप लेफ्ट आई बिलीव गिव्स यू 9, top right gives you 6, bottom left gives you 18 if I'm not wrong, and bottom right gives you 15। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का ये आंसर आ गया। अब सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई आप करें by reducing it down to its lowest terms। I am expecting this to be the answer। लिटरली कुछ सब फजूल ही है, बिल्कुल लिटरली मुझे तो समझ भी नहीं आता क्यों क्वेश्चन पूछते हैं, शायद आपको मार्क्स देने के लिए पूछते हैं। तो ये काम आपको करना है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। मैं तो पूरा पूरा रीड भी नहीं कर रहा। अगेन चेक कीजिएगा, ओरिजिनल नंबर्स मिसिंग है। दिस टाइम दे हैव लेबल्ड इट एज ABCD। तो आपको वो नंबर्स फिगर आउट करने होंगे। बैकग्राउंड की वैल्यू नीचे लिखी हुई है। और फाइनल इमेज की पिक्सेल्स की इंटेंसिटी भी आपको गिवन है। वेरी वेरी स्टीरियोटिपिकल क्वेश्चन। अगेन द फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग यू स्टेट। स्टेट इसलिए लिखते हैं बिकॉज कैलकुलेट तो करना ही नहीं है, जो नंबर गिवन है उसी को लिखना है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर ABCD फाइंड आउट करना है। I'll just write subtract and simplify, और ये काम आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का आंसर जरा प्लीज करके देख लीजिएगा। 19 is the background value। 25 minus 19 gives you 6। 34 minus 19 I believe gives you 15। 28 minus 19 should be how much? 9। And bottom right पर 46 minus 19 I have no clue, 27 I guess। Now reduce it down to its lowest terms। So this gives you the answer। Fair enough, यहाँ तक ठीक है। तब इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पार्ट ये पूछा है जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। यूज योर आंसर ऑफ पार्ट B to determine the pixel reading along the direction D3। अब जरा चेक करो which direction is D3। So please look at the topmost diagram। D3 is for the X-ray beam
coming from the top. Imagine if the X-ray beam comes in from the top. मैं आपके लिए बनाता हूँ X-ray beam coming from the top. बाद में लेकिन मिटा दूंगा. And let's assume the scanner is positioned at the bottom. So the question is asking you, what reading will the scanner give you? So 2 plus 3 gives you 5. 9 plus 5 gives you 14. 5, 14. That's it. ये समझ में आया पार्ट? रीड करो जरा दोबारा क्या लिखा था. So the question was saying कि आपको pixels की reading बतानी है for a beam which is directed along the direction D3. So D3 was the vertical beam. So beam coming from the top, scanner should be positioned at the bottom. You should end up getting a reading of 2 plus 3, 5 and 5 plus 9, 14. So just write down the answer as 5 and 14. ठीक है? Next part में the beam is now coming from the direction D4. Check out which direction is D4. I believe 135 degrees if I'm not wrong. So D4 का मतलब है the beam is now pointing from the direction of 135 degrees. ये मैं मिटा दूंगा. The scanner should be now positioned as shown. If anybody can give any suggestion as to what reading is going to be displayed on the scanner. मैं लिखता हूँ, जरा चेक कर लें. 2, 8, 9. जरा चेक कर लीजिएगा अगर आपको 2, 8, 9 ठीक लग रहा है जो उमर ने आंसर लिखा हुआ है. ठीक है. अच्छा मैं आंसर्स रहने देता हूँ. डायग्राम तो काफी अनटाइडी हो जाएगा ना. सो फिर मैं उसको इरेज कर देता हूँ. तो ये पिंक कलर के सारे एरोज वगैरह. अच्छा नोटिस करना. यू कैन इवन चेक योर आंसर कि सही है गलत है. बिकॉज ईच टाइम the answer that you will get if you add them up, like 5 plus 14 for instance, should give you 19, and 2 plus 8 plus 9 gives you 19. So you know there is literally no way of you going wrong. अब quickly next वाला भी example देख लो. अब आप खुद ही जरा relevant terms read करो. जो मेरे काम की चीजें हैं उनको मैं सर्कल कर रहा हूँ. Final image. I don't think I need to label it anymore. And background value. And the question is PQRS obtain करना है. So guys calculators तुम लोगों के पास है. ठीक है. तो हर दफा इसका बस यही एक क्वेश्चन आया है. तो थ्योरी का पोर्शन पूछे ना तो वो तो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था ना. इफ दे आस्क यू फॉर द प्रिंसिपल और इफ दे आस्क यू फॉर द प्रोसीजर तो वो तो आपको बाहर लर्न करना पड़ेगा. कैलकुलेशन का पार्ट इज प्रीटी सिंपल. In fact, for obvious reasons, they prefer asking questions on ultrasounds and X-rays far more as compared to asking questions on CT scan because they know there is hardly anything to it. Subtraction gives me, I have no idea क्या आएगा. यार मुझे सब्ट्रैक्शन में जरा सा हेल्प आउट करना. टॉप लेफ्ट 34 है, 44 एंड 49, 15 आई गेस. कोई नंबर गलत हो तो देख लेना. हाँ हाँ, अब मुझे आइडिया नहीं है क्या होगा. 15, 27 इज द टॉप राइट. ठीक है. 73 एंड 34.
क्या लिखूं? 39, 39 शायद, एंड 55 एंड 34, 21। हाँ, आई थिंक सही लिखा है। और फाइनल आंसर्स नीचे लिख देता हूँ। नंबर्स की जरा ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस को देख लेना। टॉप लेफ्ट इज 5, टॉप राइट इज 9, बॉटम लेफ्ट 13 आई बिलीव, बॉटम राइट 7। जी, 5, 9, 13, 7, जिस किसी ऑर्डर में भी आपको लिखना हो। और एक लास्ट एग्जांपल देख लो, फिर मैं कंक्लूड करूं आज की क्लास। एमआरआई बच गया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में कंक्लूड करा दूं। मैंने हर जगह रेलेवेंट टर्म्स को सर्कल किया हुआ है, और हर जगह वर्डिंग्स भी लिख दी है। उमर यार, मैं इंतजार कर रहा हूँ, इसका भी बता दे। मुझसे सब्ट्रैक्शन तो नहीं होगी ये नंबर्स की। 21, 33, ओके। बाकी लोग जरा चेक कर लेना। आई गेस ये तो सही लिखा है इसने। सो टू obtain the pixel numbers ABCD, this will be the final answer। मैं साथ साथ इसको सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ इनटू इट्स लोवेस्ट टर्म्स। ठीक है यार। ऑल राइट, सो यार लेक्चर में फिर बाद में अपलोड कर दूंगा जब टाइम मिलेगा, या अभी कर दूंगा, जैसे सही लगेगा। तो आप लोग जरा रिव्यू कर लेना इन केस अगर आपको देखना हो तो। और ठीक है, आज यहाँ पे क्लास बेटा कंक्लूड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर एमआरआई बच गया है, तो फिर वो इंशाल्लाह अगली वाली क्लास में कंक्लूड करा दूंगा। ठीक है गाइस, कंक्लूड कर रहा हूँ। टेक केयर एंड खुदा हाफिज।